जी जनाब, पहले इंट्रोडक्शन कर लें थोड़ा सा। जी बेटा बताएं, काउंटिंग कितनी आती है आपको? सर पढ़ी हुई है, एग्जाम होगी थी लेकिन सारा सेशन लिया था। अच्छा, आती है। चलें, पहले आपकी सीए में आने से पहले एजुकेशन क्या थी? प्री मेड किया। अच्छा, चलें, कहाँ से? शेखुपुरा। अच्छा, वेरी गुड। जी बेटा आप? डीजी खान से। वेरी गुड वेरी गुड। तो पहले बेटा आपकी एजुकेशन क्या है? उफ, तो अकाउंटिंग के क्या हालात हैं? आती है? चलें पता कर लेते हैं अभी। अकाउंटिंग का कौन सा है मसला है? जी भाई आप? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलें जी भाई। उफ, खुद पास की है? चलो फिर ठीक है। बहुत सारे लोगों की तो एग्जाम हो गई है ना जिन्होंने पास ही नहीं किया है। जी बेटा आप? और इंट्रो आपको एग्जाम हो गई थी और नहीं दिया था आपने पेपर? अच्छा, चलें जी बेटा आप? आप नहीं पढ़ी? और FAR1 पेपर दिया, कैसा हुआ है? अंदाज़ा हो गया था कि कहाँ से सवाल आया? अच्छा चले, अच्छा फिर भी तसल्ली नहीं है। जी बेटा आप? वाह जी वाह। और FAR1 पढ़ी है? ना हुआ तो? अच्छा, हो जाएगा। तो बेटा आप लोगों को अकाउंटिंग में क्या मुश्किल लगा और क्या आसान लगा है अब तक? यार ये ज़रा इनको कहना बेटा थोड़ा सा आगे हो जाए। जी, कोई टॉपिक याद हो आपको कि ये मुश्किल लगा है ये आसान लगा है? सॉरी बेटा, R1 रेशो आसान लगी हैं, मुश्किल लगी हैं? अच्छा, और बाकी आसान कौन सा लगा है? गवर्नमेंट ग्रांट आसान लगा है, ओके, ये आसान थे, ओके। जी बेटा आपको क्या मुश्किल लगा है? R1 में आईए से थोड़ा सा मुश्किल लगा था, बाकी आसान था। अकाउंटिंग में पार्टनरशिप नहीं पड़ी, बाकी सारा पढ़ा। एग्जाम हो गया तो पढ़ाई नहीं पड़ी, अकाउंटिंग आती थी। और FAR1 में? वो सारे मैडम वो सही है, अच्छा हुआ है, लेकिन आईए से थोड़ा सा। आइए सेट मुश्किल है। आपको क्या मुश्किल लगा जी, क्या आसान लगा? अच्छा जी भाई आप? रेवेन्यू वो मुश्किल लगा था, अब तो इधर आ गया फिर। अब बताओ फिर। और इसके अलावा वही मुश्किल था? जी बेटा आप? बाकी इजी था, IS8 मुश्किल लगा है, ओके। जी बेटा? IS8 मुश्किल था। पॉलिसी चेंज हो तो उसको यू टर्न कहते हैं बेटा। तो फिर मुश्किल हो जाता था जब पॉलिसी चेंज होती थी। हैं, सही है, ठीक है, वहाँ रख दें यार। जी भाई आप? IS8 ही मुश्किल लगा है, उसमें क्या मुश्किल लगा है? अच्छा, इजी ले लिया आपने? चलें जी,
आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया, मेरे बारे में थोड़ा बहुत पता है आपको, हैं? कोई पता नहीं है। चले, मैंने 2001 में पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है जी, और तकरीबन 8 या 9 साल में स्कैंस में प्रिंसिपल के तौर पे काम किया, और उसके बाद फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला IBF के नाम से, वो नहीं चल सका तो बंद हो गया। उसके बाद फिर मैंने पैक में कोई 5-6 साल पढ़ाया, और उसके बाद फिर मैंने ये आपको पढ़ाने आ गया। 21-22 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है। मेरा ज़रा थोड़ा सा मुश्किल उस्ताद हूँ, ठीक है जी। उसकी वजह ये है कि मैंने आपके साथ कंसेप्चुअल डिस्कशन करनी है, और कंसेप्ट जो होते हैं ना वो मेडिकल के स्टूडेंट्स के तो बिल्कुल ख़राब होते हैं, वो तो बिल्कुल रट्टे लगाते हैं, ठीक है जी, A to Z, है ना जी। तो इसलिए बेटा यहाँ आपने थोड़ा सा ना एफर्ट करनी है कि कंसेप्ट सीख ले, ठीक है ना। अकाउंटिंग जो है ना वो इंटायरली कंसेप्ट बेस्ड चीज़ है, और अगर आप इसका रट्टा लगाएंगे ना तो अगले एग्ज़ाम में सिनेरियो चेंज हो जाएगा। जब सिनेरियो डिफरेंट होगा तो फिर आपके लिए बेटा उसको अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये सब्जेक्ट मैं हमेशा से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। वो अलग बात है कि मैं फ़ाइनल ज़्यादा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने 2012 तक कंसेक्टिव पढ़ाया था, उसके बाद फिर मैंने अब पढ़ाना शुरू किया आप लोगों को। जी बेटा, आपका बेसिक एजुकेशन क्या है? ठीक है, और FAR 1 पढ़ा है? कितना को समझ आया? कोई समझ नहीं आया, ठीक हो गया। उफ, तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वो एग्जाम तो हो गई, एग्जाम वाली पार्टी हैं, ठीक है जी। आपको तो मैं जानता हूँ, लेकिन बाकियों को बता दें, आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पास किया हुआ है? नहीं किया, एग्जामिशन ही ली है। और FAR 1 का पेपर कैसा हुआ है? हो गया, ठीक, ठीक है। तो कुछ हेल्प हुई जो स्टैंडर्ड हमने पढ़ाए थे? अच्छा, लें जी स्टार्ट करते। तो नोटिंग शोटिंग कोई नहीं करनी, ठीक है जी। आज तो ऐसे ही किताबें बंद करके बैठ जाए। पहले 2-3 दिन हमने ऐसे बातें ही करनी है, ठीक है। अगर बातों की आपको आने लगी समझ तो फिर तो बेटा अकाउंटिंग आ जाएगी समझ, वरना फिर हालात ऐसे रहने। तो मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ फिर आप लोगों का? मेरा 1% से रह गया था। ओहो, कोई बात नहीं है, ज़िंदगी में ऐसे ही होता। मैं इंजीनियरिंग में से रह गया था, इंजीनियरिंग में पे मार्क्स ही नहीं आए, मैं भी रह गया था इंजीनियरिंग में से। बड़ा शौक था मुझे इंजीनियर बनने का, लेकिन फिर मुझे आपको पढ़ाना था। देखें, किसी गलती की सजा भी तो होती है ना। तो फिर देख लें, पिछले 20-22 साल से पढ़ाई जा रहा हूँ, परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें। अल्लाह ताला ने जहाँ लेके जाना होता है ना बेटा, वहीं जाना होता है बंदे ने, ठीक है ना। ड्यूटी लगी हुई है ना, आपके हाथों लोगों ने बचना था, बच गए। ठीक है ना। तो उनके ऊपर अल्लाह ने करम किया है। क्या ख्याल है? मजाक कर रहे हैं बेटा, हाँ ठीक है ना। स्टार्ट करें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं बेटा। ये पेपर है क्या? जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई उनके क्या हालात हैं? अकाउंटिंग में समझ आती है हैं? अच्छा। सही, इसका मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा काम ही चल रहा है, ठीक। ओके बेटा, ये जो आपका सिलेबस है ना, ये इंटायरली IFRS बेस्ड है। IFRS जानते हैं क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी। तो ये इंटायरली IFRS बेस्ड है पेपर, और स्टैंडर्ड्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेकर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन तक जो है ना वो आपके कोर्स में है। यानी आप ये कह लें कि ये अकाउंटिंग का 3rd पेपर है, और इसके बाद अकाउंटिंग का एक पेपर सिर्फ फाइनल में है। तो यू कैन से कि आप मिड वे में खड़े हैं, ठीक है ना। तो इट्स ए वेरी कॉम्प्रीहेंसिव पेपर, वेरी टेक्निकल, ठीक है। तो थोड़ी सी एफर्ट रिक्वायर्ड होगी।
वरना ये नहीं होगा। ये ना होने का मतलब ये है कि दूसरी दफ़ा हो जाएगा, ठीक है ना तो नहीं होता। ये जो बेटा पेपर है आपका ना, इसको बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला जो पार्ट है ना वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जानते हैं क्या होती हैं? क्या होती हैं? ले जी, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं बेसिकली देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट: स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स ऑफ द अकाउंट्स। ये क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, जो FAR 1 था ना बेटा, उसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप पढ़ के आए थे ना, वो सिर्फ एक सिंगल एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ के आए थे, उनको हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरे को हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं बेसिकली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो एक एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, ठीक है, ठीक है। हो सकता है वो एंटिटी जो है वो किसी दूसरी कंपनी की पेरेंट कंपनी भी हो। पेरेंट कंपनी जानते हैं? देखें जी, होल्डिंग कंपनी, बिल्कुल ठीक है बेटा। पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। तो अगर फ़र्ज़ करें एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही होती है ना, तो ऐसे रिलेशनशिप को पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? बस ये नहीं कहना आपने आंजा ठीक है ना। एक बात हमेशा याद रखनी है, अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्या कहलाते हैं? पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? क्या होता है बताएं जी। पढ़ा तो है यार, क्या पढ़ा हुआ है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है? कोई बात नहीं, जो आपको समझ आया था सादा लफ्जों में बयान कर दें, क्या है? कोई बात नहीं। देखिए आज का ऑब्जेक्टिव भला क्या है स्टार्ट करने का, कि पता चल जाए स्टार्ट कहाँ से करना है ठीक है ना। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है कि जहाँ पे फैक्ट जो होता है उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। किस चीज़ की इम्पोर्टेंट होती है? इकोनॉमिक रियलिटी की इम्पोर्टेंस होती है। फैक्ट ओवर फॉर्म यानी फैक्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ओवर फॉर्म यानी इम्पोर्टेंस उसकी नहीं है, उसको हम ओवर फॉर्म का वर्ड यूज करें तो फैक्ट इज ओवर फॉर्म। सब्सटेंस मीन्स फैक्ट, ओवर फॉर्म यानी सब्सटेंस की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। क्लियर? तो बेटा ये बात याद रखनी है जो भी आपने कहा है ना, कि अगर एक कंपनी के पास मोर देन 50% शेयर्स होंगे तो तभी उसका पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी का रिलेशनशिप होगा। ये ऐसे नहीं है, ठीक है ना। आपको पता है पाकिस्तान में जो PTCL है उसके सिर्फ 26% शेयर्स जो है ना वो एतिसलात के पास है। एतिसलात जानते हैं कौन है? यार अपने UAE भाइयों की कंपनी है एतिसलात, ठीक है ना। वो कंपनी सिर्फ 26% शेयर होल्ड करती है किसके? PTCL के, लेकिन उसकी पेरेंट कंपनी है। यस, कंट्रोल उसके पास है, मैनेजमेंट उसके पास है। तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है जब आप डिसीजन मेकिंग का इख्तियार रखते हैं। क्या मतलब होता है? डिसीजन मेकिंग किस चीज़ की होती है बेटा? इसको कहते हैं इकोनॉमिक डिसीजंस। कोई बात नहीं, इकोनॉमिक डिसीजंस। इकोनॉमिक डिसीजंस क्या होते हैं? प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़, कौन सा एसेट परचेज करना है, HR पॉलिसीज़, किसको रखना है किसको निकालना है, डिविडेंड पॉलिसीज़, शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, ये सारी क्या कहलाती हैं? इकोनॉमिक डिसीजंस। तो अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के इकोनॉमिक डिसीजंस का राइट आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? पेरेंट एंड सब्सिडरी कंपनी रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? पेरेंट एंड सब्सिडरी कंपनी रिलेशनशिप। तो जब पेरेंट कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए इंडिविजुअल एंटिटी बनाती है तो उसको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। उसके अंदर वो क्या करती है? इसके अंदर जो उसने इन्वेस्टमेंट की होती है ना उसको शो कर देती है। क्लियर? लेकिन आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑब्जेक्टिव भी तो पढ़ा होगा। क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑब्जेक्टिव? क्या? दोबारा बताएं, बिल्कुल सही है। क्या कह रहे हैं?
बिल्कुल सही है। और कोई बात जी, आप बताएं यार। हाँ हाँ आप बताएं। बिल्कुल सही है। और बिल्कुल सही है। और तो अगर दो चार लफ्ज़ों मतलब इस सारी बातों को अगर एक लफ्ज़ में इकट्ठा कर दिया जाए तो यूज़र्स को इंफॉर्मेशन देना फॉर इकोनॉमिक डिसीजंस, मैं लिखा हुआ है सामने। यूज़र्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स विच हैव द इंटरेस्ट इन द कंपनी। कौन हो सकते हैं? बिल्कुल सही है। एवरी पर्सन, एवरी एंटिटी विच हैव इंटरेस्ट इन द कंपनी और इट्स अफेयर्स इज कॉल्ड एज यूज़र, वो यूज़र है। क्लियर? मुझे बताएं कि जब ये रिलेशनशिप पेरेंट कंपनी का और सेपरेट कंपनी का, सॉरी सब्सिडरी कंपनी का एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो आया जब ये अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी पेरेंट कंपनी, तो वो इनफ होगी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू फॉर द यूजर्स टू मेक इकोनॉमिक डिसीजंस? क्यों? नहीं यार, मुझे बताएं इस रिलेशनशिप की वजह से प्रॉब्लम क्या आती है? कैसे कंप्लीट नहीं है? बिल्कुल सही है। तो क्या कहेंगे ऐसी सिचुएशन को कि यूज़र जो है वो सिर्फ पेरेंट की और सब्सिडरी की इंफॉर्मेशन में क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, वो इनकी दोनों की कलेक्टिव इंफॉर्मेशन में क्यों इंटरेस्टेड है? इस रिलेशनशिप को कहते हैं रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? ये दोनों कंपनीज आपस में क्या हो गई हैं? रिलेटेड पार्टीज हो गई हैं। और रिलेटेड पार्टी होने की वजह से क्या हुआ है? देखिए चले एग्जाम्पल के तौर पे कोट करता हूँ। मुझे बताएं कि इंडस मोटर्स पाकिस्तान में है, उसकी पेरेंट कंपनी जापान में है, टोयोटा मोटर्स जो है, ठीक है जी। इन दोनों के दरमियान जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आया टोयोटा जो है वो पाकिस्तान में किसी और कंपनी के साथ भी कर रही है जो जापान वाली है? नहीं कर रही है। ओके, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ इंडस मोटर के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है क्योंकि उसकी सब्सिडरी कंपनी, वो अपने पार्ट्स बाहर किसी को नहीं देती है, इसी को देती है। प्राइसिंग के इश्यूज भी होंगे ना। तो फिर जो इसकी अलहदा से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या इसकी जो अलहदा से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू पिक्चर दे रही होंगी। जिस रेट पे वो इसको सप्लाईज दे रही है, आया थर्ड पार्टीज को भी उसी रेट पे देगी। तो फिर क्या हुआ? और फिर दूसरी बात ये है कि सम टाइम क्या होता है, इसकी सारी मैनेजमेंट ये कर रही है, तो मैनेजमेंट की सारी कॉस्ट कहाँ चार्ज हो रही है? बेनिफिट किसको मिल रहा है? तो इसका प्रॉफिट ओवरस्टेट हो रहा है और इसका प्रॉफिट। तो क्या दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग-अलग प्रेजेंट करने से यूजर्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी? तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी की पेरेंट कंपनी होती है तो उन दोनों की आपस के रिलेशनशिप की वजह से क्या होता है कि उनकी जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती हैं टू यूजर्स फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। तो देन व्हाट वी हैव टू डू, उनकी दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेंगे? आपस में ऐड कर देंगे। जो एडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं वो क्या कहलाती हैं? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर? तो बेटा ये जो पेरेंट कंपनी है जब वो अपनी अलहदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, सब्सिडरी कंपनी जब अलहदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, उन दोनों अलहदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कहा जाएगा? और जब दोनों को ऐड करके इकट्ठी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेटा आपके कोर्स में सेपरेट भी है और कंसोलिडेटेड भी है, ठीक है जी कि नहीं? लेकिन ये आसानी है कि आपके कोर्स में ना सिर्फ और सिर्फ जो है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। नोट्स नहीं है
और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी नहीं है। यानी आपने सिर्फ क्या बनाना सीखना है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं इनको एक तो IAS 1 ओवरऑल प्रेजेंटेशन को डील करता है, फिर इसको IAS 27 डील करता है, ठीक है। और फिर जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जाते हैं तो इसको एक स्टैंडर्ड डील करता है, इसको कहते हैं IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशंस। क्या नाम है? IAS 1 का क्या नाम है? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। IAS 27 का क्या नाम है? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। IFRS 3 क्या है? बिजनेस कॉम्बिनेशन। अच्छा, बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? वो दिन जब एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के ऊपर कंट्रोल अक्वायर करती है ना, द डे इज कॉल्ड एज डेट ऑफ एक्विजिशन। क्या कहलाता है? यानी जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल अक्वायर करती है तो उसको हम डेट ऑफ एक्विजिशन कहते हैं। डेट ऑफ एक्विजिशन की जो अकाउंटिंग है ना वो IFRS 3 प्रोवाइड करता है। डेट ऑफ एक्विजिशन की अकाउंटिंग में क्या कवर्ड है कि जो इन्वेस्टर यानी पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के अंदर कंट्रोल लिया होगा तो बेटा को पैसे दिए होंगे ना, उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कंट्रोल लिया होगा, या सब्सिडरी कंपनी ने नए शेयर्स इशू किए होंगे तो फ्री में दिए होंगे क्या? तो पेरेंट कंपनी ने क्या पे किया होगा उसके अगेंस्ट? कंसिडरेशन। क्या वर्ड यूज किया है? कंसिडरेशन कई शक्ल में हो सकती है, बताएं किस शक्ल में हो सकती है? कैश और इन काइंड। बताएं इन काइंड क्या हो सकता है? बिल्कुल सही है, अदर एसेट्स इन काइंड, और बिल्कुल सही है, और कंसिडरेशन और किस शक्ल में होती है? यस, आप क्या करें, उनको डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर दें। अपने शेयर्स भी तो दे सकते हैं ना, उसके शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स दे दें। क्या ख्याल है, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं भाई? और सोचते नहीं हैं आप लोग। वादा भी तो कर सकते हैं ना कि आपको 5 साल बाद पे कर देंगे। उसको क्या कहते हैं? डिफर्ड कंसिडरेशन। क्या कहते हैं? और फिर आपको पता है जो सेल कर रहा होता है ना वो बड़ी डींगे मार रहा होता है, मेरा बिजनेस तो था ही बड़ा जनाब, मैं तो बस बाहर जाना पै गया, इस वास्ते बेच रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिर उसको कहते हैं हाँ अगर वाकई अच्छा साबित हुआ तो फिर हम आपको मज़ीद पैसे दे देंगे। उसको क्या कहते हैं? मैंने क्या वर्ड यूज़ किया कि अगर वाकई अच्छा हुआ, कंटीजेंट कंसिडरेशन। क्या वर्ड यूज़ किया? तो इसका मतलब ये हुआ कि कंसिडरेशन किस शक्ल में हो सकती है? कैश में, इन काइंड, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, अपने शेयर्स, डेफर्ड कंसिडरेशन और कंटीजेंट कंसिडरेशन। तो बेटा ये जो डेट ऑफ एक्विजिशन पे इन्वेस्टर ने कॉस्ट पे करनी है, उसको डेट ऑफ एक्विजिशन पे ज़ाहिर है उसकी एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो हमें वैल्यू कैलकुलेट करने के जो प्रोसीजर्स है वो कौन बताएगा? IFRS 3 बताएगा, ठीक है। और फिर डेट ऑफ एक्विजिशन की अकाउंटिंग के अंदर दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो क्या होता है? आप कॉस्ट पे कर रहे हैं तो आपको किस चीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है, या क्या चीज़ आपको ट्रांसफ़र हो रही है? नहीं। अगर मैं दूसरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करूं तो मुझे किस चीज़ का राइट मिलता है? ओ खुदा के बंदो, अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर एक बंदा यहाँ इन्वेस्ट करता है तो उसको किस चीज़ का राइट मिलता है? इसका नेट एसेट्स का राइट मिलता है ना। तो अगर पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स परचेज करेगी यानी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेगी तो उसको नेट एसेट्स में पार्टिसिपेट करने का राइट मिलेगा। तो इसमें एक फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये भी हुई ना कि मैंने अगर कॉस्ट पे की है तो मुझे उसके अगेंस्ट कितने नेट एसेट्स का राइट मिला है, ठीक है ना। तो फिर दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि उस डेट के ऊपर ये कैलकुलेट किए जाएं कि आपको राइट कितना मिला है। बराबर होगा क्या? यानी जितनी आपने कॉस्ट पे की हो उतना ही आपको शेयर ऑफ नेट एसेट्स का राइट मिला हो? ज़रूरी नहीं है। यस, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में एक्सीड द नेट एसेट्स, मे बी लेस देन द नेट एसेट,
तो बेटा अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सीड कर जाती है नेट एसेट से तो उसको गुडविल कहते हैं। एक्वायरर पागल तो नहीं है ना। तो कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं बेटा जो बिजनेस के अंदर रिकग्नाइज्ड होते हैं बिकॉज दे मीट द रिकग्निशन क्राइटेरिया, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बिजनेस के अंदर। और भाईजान ये क्या हुआ है? अच्छा जी, चलो ठीक है। जी, तो क्या होगा अगर आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सीड कर रही है किससे? नेट एसेट से, तो फिर क्या होगा? गुडविल। और अगर रिड्यूस है तो फिर बार्गेन परचेज गेन, क्या कहते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे फिर 3 बड़ी बातें होगी ना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करना, नेट एसेट्स को कैलकुलेट करना, गुडविल या बार्गेन परचेज गेन को कैलकुलेट करना। अच्छा, अगर तो इसके हम 100% शेयर्स एक्वायर कर लें तो इसको कहते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी, क्या कहते हैं? और अगर लेस देन 100% हो तो फिर पार्टली ओन्ड, क्या वर्ड यूज़ करेंगे? अच्छा, आप मुझे बताएं कि अगर पार्टली ओन्ड सब्सिडरी होती है तो डिसीजन मेकिंग अगर हमारे पास है तो हम क्या वहाँ तक डिसीजन करते हैं जहाँ तक हमारे पास शेयर्स हैं, या सारे इकोनॉमिक डिसीजंस हम कर रहे होते हैं? तो आपका क्या ख्याल है? फिर जब सब्सिडरी पार्टली ओन्ड होगी तो उसके सारे एसेट्स अपने साथ ऐड करेंगे, सारी लायबिलिटीज़ अपने साथ ऐड करेंगे, या अपने इंटरेस्ट तक ऐड करेंगे? सारे करेंगे। सारे करेंगे तो भाई मैं जब डिसीजन मेकिंग सबके लिए कर रहा हूँ तो क्या करूँगा? लेकिन सारे मेरे तो नहीं है। मैंने कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट की है? लेस देन 100% है। तो फिर बेटा जो पार्टली ओन्ड सब्सिडीज होती हैं उसमें एक और चीज़ रिकग्नाइज की जाती है, इसको कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये देखें, अगर फ़र्ज़ करें आपने 80% इक्विटी एक्वायर की है और एसेट्स और लायबिलिटीज़ आप 100% अपने साथ ऐड करेंगे तो व्हाट विल हैपन? 20% फिर किसका है? बेटा का बराबर भी तो होना है ना। अगर आप इधर से 80% रिकॉर्ड करो और इधर से, तो बैलेंस शीट बराबर रहेगी? क्या होगा फिर? इधर भी तो 100% करना पड़ेगा ना। तो फिर मैं 80% को कहूँगा कि ये कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है और 20% को क्या कहूँगा? ठीक है। तो IFRS 3 फिर हमें क्या बताता है? डेट ऑफ एक्विजिशन की अकाउंटिंग बताता है। ठीक है। और फिर इसके साथ अगला स्टैंडर्ड है जो IFRS 10 है। ये हमें बताता है कि दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऐड कैसे करना है, प्रोसीजर्स बताता है, एडिशन के प्रोसीजर्स बताता है। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऐड कर देना। लेकिन मेरा आप एक बात ज़रा सोचें कि अगर मैंने सब्सिडी कंपनी से कुछ पैसे लेने हैं और उसने मुझे कुछ पैसे पे करने हैं, तो जब मैं कंसोलिडेशन करूँगा तो आया ये रिसीवेबल भी और ये पेएबल भी ऐड कर लूँगा? देखना, मैंने सब्सिडी से पैसे लेने हैं, सब्सिडी ने मुझे पैसे देने हैं, तो जब मैं उनके एडिशन कर रहा हूँ दोनों की, तो क्या मुझे अपना रिसीवेबल भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लेके जाना चाहिए और उसका पेएबल भी लेके जाना चाहिए? क्या ऐसा करना चाहिए? नेट इफेक्ट तो जीरो हो जाना है। तो फिर मुझे बताएं कि ये रिसीवेबल और पेएबल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जाना चाहिए? ओके, चले, मैंने सब्सिडी को सेल की है, मेरी सेल उसकी क्या है और उसकी सेल मेरी परचेज, तो आया ये सेल परचेज दोनों ऐड होकर जानी चाहिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? अच्छा, मैंने इन्वेस्टमेंट की है, उसने इसके अगेंस्ट मुझे क्या इशू किया हुआ है? शेयर कैपिटल। तो क्या कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट भी जाएगी और उसका शेयर कैपिटल भी जाएगा? तो बेटा एक बात याद रखनी है कि जब कंसोलिडेशन करनी होती है तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? यानी जब दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऐड करना है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड लुक लाइक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन एंटिटी, कि ये दोनों एक एंटिटी है। तो मुझे बताएं, अपने आप से रिसीवेबल और अपने आप को पेएबल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आ सकता है? इन्वेस्टमेंट और शेयर कैपिटल जो मुझे इशू हुआ है दोनों आ सकते हैं? तो फिर बेटा जब कंसोलिडेशन कर रहे होते हैं तो जो इनकी आपस की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो फिर क्रॉस हो जाती हैं, कैंसल। यानी मेरा रिसीवेबल उसका पेएबल कैंसल, मेरी इन्वेस्टमेंट उसका शेयर कैपिटल कैंसल, मेरी सेल उसकी परचेज या उसकी सेल मेरी परचेज कैंसल।
मैंने उसको लोन दिया हुआ है, मेरा एसेट है, उसकी लायबिलिटी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हुए क्या कैंसल, देन दे विल लुक लाइक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ वन एंटिटी ना। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको क्या कहते हैं, सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया कि कोई नहीं हुआ? ठीक है, यानी जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल यूज होगा उसका नाम है सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो उनके आपस की ट्रांजैक्शंस होंगी वो क्या होंगी, नॉक ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, नॉक ऑफ समझते हैं? हाँ नहीं जी। तो ये जो एरिया है ना बेटा, ये आपका 25 से लेकर 35 नंबर तक का एरिया है, यानी 25 से लेकर 35 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इस एरिया से आना है। इसमें एक और एरिया भी है, और वो ये कि सम टाइम एक इन्वेस्टर जो है उसका कंट्रोल नहीं होता, बल्कि उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है जी। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? क्या डिफरेंस है दोनों में? यस, बिल्कुल सही भैया, आप भी पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल सही है। और की बात क्या होता है, इन्फ्लुएंस में और कंट्रोल में क्या फ़र्क होता है? कंट्रोल डिक्टेशन होती है, ये करो, और इन्फ्लुएंस राय दे दी, मर्जी है, करो ना करो। ठीक है, तो इनसिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तब आता है जब व्हेन यू आर पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, यानी जहां डिसीजन मेकिंग हो रही है आप भी बैठे हैं, और कंट्रोल क्या है, यू आर डिसाइडिंग, आप डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो रिलेशनशिप होता है ये भी आपके कोर्स में है, और ये है इन्वेस्टर एंड एसोसिएटेड कंपनी रिलेशनशिप। ये भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है, इन्वेस्टर एंड एसोसिएटेड कंपनी रिलेशनशिप। क्लियर, ये भी आपके कोर्स में है, और इसके लिए जो है आप IAS 28 पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी सीखनी है, इसमें सेपरेट भी आएंगे, ठीक है, तो देन आपको ये दो स्टैंडर्ड, ये दो स्टैंडर्ड और ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। कितने हो गए? 5। ठीक है, घबरा तो नहीं रहे हैं? कतई नहीं, मैंने पढ़ाने हैं, मतलब आपने पता नहीं पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने। घबराना तो मुझे चाहिए जिसने पढ़ाने हैं, आपने पता नहीं पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने। लें जी, तो ये एरिया बेटा कितने मार्क्स का है? 25 से लेकर 35। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ इसके साथ जो है, आलो को एग्जामिनर इतना पूछता नहीं है, बट वो ये है कि आपके कोर्स में ना बेटा कंपनीज एक्ट जो है ना उसके भी कुछ एरियाज़ हैं। ठीक है जी, कंपनीज एक्ट जो है इसके 3 स्केड्यूल्स हैं जो आपके कोर्स में है। ठीक है जी, और उनके सम टाइम जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, चूँकि कंपनीज एक्ट भी रिक्वायर करता है सर्टन डिस्क्लोजर्स, तो ये डिस्क्लोजर्स भी सम टाइम एग्जामिनर पूछ लेता है, और सम टाइम MCQs की शक्ल में ये पूछ रहा होता है। एक इसमें आपके कोर्स में है स्केड्यूल 3। ठीक है, पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जो कंपनीज हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? वेरी गुड, SACP रेगुलेट करता है थ्रू इट्स रेगुलेशंस। वो रेगुलेशन क्या है? कंपनीज एक्ट। वेरी गुड, कंपनीज एक्ट 2017। वेरी गुड, तो जो कंपनीज एक्ट 2017 है ना बेटा, उसका स्केड्यूल 3 है। स्केड्यूल 3 जो है वो कंपनीज को या बिजनेसेस को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करता है। पढ़ा है आप लोगों ने? चले मैं बता दे रहा हूँ। नंबर 1, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज क्या कहलाती हैं? ये क्या होती हैं पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज? इन्होंने वर्ड लिस्टेड यूज किया, यस, बट पब्लिक इंटरेस्ट लिस्टेड भी हो सकती हैं और अनलिस्टेड भी हो सकती हैं।
पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज का मतलब होता है बेटा जिससे पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट होती है। जैसे आपकी यूटिलिटी कंपनीज हैं, लेस्को, फेस्को, ना आए ना बिजली, सुई नॉर्दर्न, सुई साउदर्न, ये कौन सी कंपनीज हैं? पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज हैं। रिफाइनरीज, शुगर मिले, क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज है। पब्लिक इंटरेस्ट फर्दर दो तरह की कंपनीज में डिवाइडेड होती है, एक को कहते हैं लिस्टेड और एक को कहते हैं अनलिस्टेड। ठीक होगी ना आप? आई बात समझ के नहीं है? फिर दूसरी जो कैटेगरी आती है हमारे पास, उनको हम कहते हैं लार्ज साइज्ड कंपनीज। क्या कहते हैं? लार्ज साइज कंपनीज का सर्टेन क्राइटेरिया गिवन है कि विच कंपनी विल बी ए लार्ज साइज कंपनी। उसमें टर्नओवर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और उसके अंदर कैपिटल, शेयर कैपिटल जो है, ये तीन कैटेगरीज हैं। नॉर्मली 1 बिलियन या उससे ज़्यादा का टर्नओवर हो जाए, या 750 प्लस एम्प्लॉयज़ हो जाएं, या उसका पेड अप शेयर कैपिटल 200 या 250 मिलियन से ज़्यादा हो जाए, तो दैट 200 आई थिंक 200 मिलियन से वो ज़्यादा हो जाए, तीनों में से कोई एक भी कंडीशन मीट हो जाए तो क्या हो जाएगी? वो लार्ज साइज कंपनी हो जाएगी। फिर इसके साथ आती हैं मीडियम साइज्ड एंटिटीज़। अच्छा, लार्ज साइज के साथ और मीडियम साइज के साथ दो और कैटेगरीज ऑफ कंपनीज भी हैं, उनके क्राइटेरियाज भी गिवन है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और एक फॉरेन कंपनीज होती हैं। फॉरेन कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जो पाकिस्तान से बाहर कहीं रजिस्टर्ड है, लेकिन उसने अपना लाइजन ऑफिस, क्या वर्ड यूज़ किया, या ब्रांच पाकिस्तान में खोली हो, तो उसको कहते हैं कि ये हमारा क्या है? फॉरेन कंपनी है। ठीक है। तीसरी कैटेगरी जो है वो है मीडियम साइज्ड कंपनीज। चौथी कैटेगरी है स्मॉल साइज्ड कंपनीज। ठीक है। और इसके साथ फिर वो एनपीओ और जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके भी सर्टन क्राइटेरियाज गिवन है। ये स्केड्यूल हमें बताता है कि इस कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली बनानी है। क्या वर्ड यूज़ किया है? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि इस कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए किन रेगुलेशंस को कंसिडर करना है। रेगुलेशंस पाकिस्तान में क्या हैं? ये फोर्थ स्केड्यूल और फिर है फिफ्थ स्केड्यूल। ठीक है जी। फिर IFRS जो आप पढ़ने जा रहे हैं, IFRS फॉर SMEs इसके अलावा हैं। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द ICAP फॉर स्मॉल साइज कंपनीज अलहदा हैं। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अलहदा हैं। तो फिर देखना पड़ेगा कि किस कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए कौन सा सेट ऑफ रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करना है। तो ये जो स्केड्यूल 3 है, ये बेटा कंपनीज को कैटेगराइज करता है और उनके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बताता है। फोर्थ स्केड्यूल और फिफ्थ स्केड्यूल जो हैं, ये डिस्क्लोजर्स रिक्वायर करते हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन एडिशन टू द IFRS। यानी एक तो वो डिस्क्लोजर्स हैं जो IFRS के अंदर गिवन है, बट ये जो फोर्थ एंड फिफ्थ स्केड्यूल हैं, दे विल बी रिक्वायरिंग सर्टन एडिशनल डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे यहाँ पे कंपनीज एक्ट जो है वो रिक्वायर करता है कि अगर आपके एग्जेक्टिव्स हैं, उनको आपने जो सैलरीज दी हैं, जो डायरेक्टर्स हैं उनको जो आपने सैलरीज एंड पर्क्स दिए हैं, जो चीफ एग्जेक्टिव है उसको जो आपने सैलरीज एंड पर्क्स दिए हैं, उसका डिस्क्लोजर अलहदा से बनाएं। क्लियर। सिमिलरली जो आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका नोट आपने देना होता है। फिर इसी तरह अगर आपने कोई रिलेटेड पार्टीज़ को लोन्स दिए हुए हैं तो उनका डिस्क्लोजर आपने अलहदा से बनाना होता है। इस तरह की एडिशनल इंफॉर्मेशन है which is not required by IFRS but is required by fourth schedule और fifth schedule। fourth schedule जो है वो सिर्फ listed companies के ऊपर applicable है। listed companies के अलावा कोई भी कंपनी है उसके ऊपर fifth schedule अप्लाई होता है। तो एक बात आपने याद रख लेनी, fourth schedule किसके ऊपर अप्लाई होना है? सिर्फ listed companies। क्लियर। तो ये जो एरिया ना बेटा, ये भी आपका एग्जामिनर जो है वो सम टाइम पूछ लेता है। ठीक है जी। तो ये जो पार्ट है ये भी आपको आना चाहिए। तो ये मिला के जो है वो 25 से लेकर 35 नंबर जो है वो बेटा इसमें से आते हैं।
ले जी, दूसरा एरिया बेटा जो है ये 25 से 35 नंबर का है ये भी, और ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इस एरिया में आएंगे। फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो IFRS 9 है। एसेट्स कितनी तरह के होते हैं? वेरी गुड, और बस वेरी गुड वेरी गुड। एसेट्स जो होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स उनको डिफरेंट तरह की क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एक आपने बताया नॉन करंट एंड करंट, एक होता है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, और एक होते हैं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। क्या वर्ड यूज़ किया? तो बेटा ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डील करता है, और इसमें आप फाइनेंशियल एसेट पढ़ेंगे और फाइनेंशियल लायबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है जी, दिस इज़ IFRS 9। ये आपके एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट स्टैंडर्ड है, लेकिन ये सारा आपके कोर्स में नहीं है, लिमिटेड सा स्टैंडर्ड आपके कोर्स में है। फिर आपके कोर्स में है IFRS 16 लीजेस। क्या होती है लीज? कभी सुना लीज? क्या होता है लीज? वेरी गुड। लीज होता क्या है? ठीक है, और जी उपार्जन सोचना शुरू करें, क्या होता है लीज? ठीक है, और लीज क्या होती है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं ऑपरेटिंग होती है, एक फाइनेंस होती है। क्या होती है लीज? किराए पे कोई चीज देना। यस, उन गाल समझ आए। ठीक है, तो भाईजान अगर कोई बंदा अपना एसेट किसी दूसरे बंदे को क्या करे, रेंट पे दे दे, यानी यूज के लिए दे दे, किराया का मतलब यही है, यूज पे दे दे, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? लीज। यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी यानी लेसर अपना कोई एसेट दूसरी पार्टी को दे दे, यानी लेसी को, किस काम के लिए? फॉर यूज अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ रेंटल इज कॉल्ड एज लीज। उसको लीज कहते हैं। आई बात समझ के? कोई नहीं आई है? गिरवी नहीं होता भाजन, ठीक है, गिरवी इज समथिंग एल्स। तो IFRS 16 जो है इसमें कितनी पार्टीज होती हैं फिर? दो। वेरी गुड। एक लेसर, लेसी। तो ज़ाहिर है ये आपको बताएगा कि लेसर की क्या अकाउंटिंग होगी और लेसी की क्या अकाउंटिंग होगी। ठीक है, दोनों का रिलेशनशिप है ना बेटा, तो उस रिलेशनशिप की अकाउंटिंग भी दोगी ना। तो लेसर कैसे रिकॉर्डिंग करेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को और लेसी कैसे करेगा, ये IFRS 16 में कवर्ड है। ठीक है, लें जी आगे चलते हैं। सिलेबस देख के आपने परेशान नहीं हो जाना। उसके बाद बेटा आपके कोर्स में यहाँ है IAS 38। अभी थोड़ी देर पहले भाई ने बताया था, एक होते हैं टेंजिबल एसेट्स और दूसरे क्या होते हैं इनटेंजिबल एसेट। क्या होता है? डेफिनेशन देनी है, उन्हें एग्जाम्पल आनी देनी है, जिसको टच नहीं कर सकते। वेरी गुड। और फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। वेरी गुड। और राइट्स वगैरह। वेरी गुड। ठीक है, और भाजन आप तीनों कहाँ किधर आए हुए हैं? लाइसेंस। वेरी गुड यार, बोलो ना बेटा, क्यों परेशान क्यों? मैं किसी को कह रहा हूँ अगर कोई गलत बात बता रहा है तो? कुछ भी नहीं कह रहा। इनटेंजिबल एसेट को डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे? इनटेंजिबल एसेट क्या होता है? आइडेंटिफाइबल। क्या वर्ड यूज करना है? आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या होता है?
फिर होता है नॉन मॉनेटरी, 3 नॉन मॉनेटरी, और फिर तीसरी चीज़ होती है विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस। अगर किसी एसेट में ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स हों, यानी वो आइडेंटिफाएबल हो, फिर वो नॉन मॉनेटरी हो, और फिर तीसरी चीज़ क्या है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो, तो ऐसे एसेट को कहते हैं ये इनटेंजिबल एसेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जानना चाहिए कि आइडेंटिफाएबल का मतलब क्या होता है, फिर नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या होता है, और फिर विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है। क्लियर? तो सच एन एसेट विल बी कॉल्ड एज इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, फिर आपको बताएंगे आइडेंटिफाएबल का मतलब क्या होता है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, और नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या होता है। ठीक है, ठीक है। तो IS 38 जो है वो डील करता है किसको, इनटेंजिबल एसेट्स को। लें जी आगे चलते हैं। IS 41 ये भी इधर ही है जी। बायोलॉजिकल एसेट, क्या वर्ड यूज किया, इसका वैसे नाम है एग्रीकल्चर, स्टैंडर्ड का नाम क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में दो चीज़ें होती हैं, वन इज बायोलॉजिकल एसेट एंड द अदर इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। दो चीज़ें होगी ना बेटा, एक है बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट क्या होता है, ट्रीज, वेरी गुड, और कैटल, बिल्कुल सही। तो अगर मैं ये कह दूं कि बायोलॉजिकल एसेट का मतलब होता है लिविंग एनिमल और प्लांट। लिविंग एनिमल और प्लांट जो होता है वो क्या होता है, बायोलॉजिकल एसेट होता है। ठीक है, लिविंग का मतलब क्या होता है, जिंदा। दरख्त भी जिंदा होते हैं जब तक काटे ना, और जानवर भी जिंदा होते हैं जब तक, हाँ ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल एसेट तो मतलब हमें समझ आ गया कि इट्स ए लिविंग एनिमल और प्लांट। लेकिन सारे प्लांट जो है ना बेटा वो IS 41 में नहीं है, कुछ प्लांट जो हैं वो IS 16 में भी चले जाते हैं। हाँ, पढ़ के आए हैं आप IS 16, लेकिन पता नहीं है आपको। ऐसे प्लांट जिनका ऑब्जेक्टिव यूज इन द बिजनेस होता है और उनकी जो रेजिडुअल वैल्यू होती है वो निग्लिजिबल होती है, और वो एज ए वुड यूज़ नहीं हो सकते हैं। यानी स्क्रैप तो हो सकता है, जलाने जलाने के लिए तो यूज़ हो सकती है, बट जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ होता है वुड का या फर्नीचर पर्पज़ होता है वो नहीं होता है। ठीक है जी, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं बेटा वो भी IS 16 में फॉल करते हैं। जैसे आपने मैंगो के ट्रीज़ हैं, बनाना ट्रीज़ कह सकते हैं आप, बिल्कुल। और शुगर केन जो होता है ना, ये तो नहीं हो सकता, उसके नीचे जो जड़ें होती हैं ना जी, उनको कह सकते हैं। गंदम तो नहीं हो सकती बेटा, नहीं, वो तो हार्वेस्ट हो जाती है। ऑरेंज ट्रीज बिल्कुल हो सकता है जी, ठीक है जी। लेकिन जो क्रॉप्स होती हैं दे आर बेसिकली एग्रीकल्चर, ठीक है ना। बायोलॉजिकल एसेट क्रॉप्स, यानी जब तक वो स्टैंडिंग इन द फील्ड होती हैं तब तक वो बायोलॉजिकल एसेट होती हैं, और जब वो हार्वेस्ट हो जाती हैं तो फिर क्या बन जाती हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो IS 41 किसको डील करता है, बायोलॉजिकल एसेट को, सारे एनिमल्स को, और उन प्लांट्स के अलावा जो IS 16 में चले जाते हैं। ठीक है जी। लें जी, दिस एरिया ऑफ 25 to 35 मार्क्स। लें जी, इधर भी स्टैंडर्ड्स ही हैं, बस इसके अंदर भी आप डिफरेंट IFRS ही पढ़ेंगे। सबसे पहले है IFRS 8, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो इसके मार्क्स हैं 35 to 45। IFRS 8 ये क्या होता है, ऑपरेटिंग सेगमेंट। आपका क्या ख्याल है कि अगर हम बात करें यूनिलीवर की, यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स आप तो जानते ही होंगे ना जी। जी, तो यूनिलीवर की कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो एडिबल हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके लिए फैशन से रिलेटेड हैं, या क्या उसको कहते हैं, हाँ केयर प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है जी,
कुछ जो हैं उसकी वो एडिबल लोग यूज़ करते हैं, कुछ जो हैं वो उसके केमिकल्स हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि जो बिज़नेस रिस्क केयर प्रोडक्ट्स में है वही बिज़नेस रिस्क एडिबल में है? क्या यूज़र दोनों के सेम है? तो फिर ऐसी कंपनी जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन में ऑपरेट कर रही हो, क्या वो अपनी एक ही इनकम स्टेटमेंट बना के बता दे कि ये मेरी टोटल सेल है, ये मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल है, ये मेरे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं? या उसको चाहिए कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स में जाए और अपनी सेल जो है डिफरेंट जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड अलहदा बताए? क्या ख्याल है? या फ़र्ज़ करें एक कंपनी जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रही है, हालात आप जानते ही हैं, और वही सिंगापुर में ऑपरेट कर रही है, वही ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेट कर रही है, तो क्या उसके रिस्क और उसके यूज़र्स और उसकी बाकी चीज़ें सेम है? तो फिर उसको क्या करना चाहिए? अपनी जो डिफरेंट कंट्रीज़ में उसके ऑपरेशंस हैं उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अलहदा नहीं बताने चाहिए? तो बेटा ये जो मैंने अभी बात की इसको कहते हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट। ऑपरेटिंग सेगमेंट सम टाइम बिजनेस सेगमेंट होता है। बिजनेस सेगमेंट की एग्जांपल जैसे हमने केयर प्रोडक्ट्स ली, एडिबल ली और केमिकल्स लिए, ये क्या है? बिजनेस सेगमेंट्स हैं। ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स क्या होते हैं? ये जो आपने डिफरेंट शहरों में, कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं, डिफरेंट लोकेशन से ऑपरेट कर रहे हैं, ये क्या है? ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स है। फिर बेटा आप इन बिजनेस और ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स के अंदर से देखते हैं मेरा प्राइमरी सेगमेंट कौन सा है और सेकेंडरी सेगमेंट कौन सा है। प्राइमरी सेगमेंट का मतलब होता है वो सेगमेंट या वो इन्फॉर्मेशन जिससे आपके मेजर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स मटीरियली हिट होते हैं, उसको मैं क्या कहूँगा? प्राइमरी। तो मैं देखूँगा मेरी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट वाइज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ज़्यादा यूज़फुल टू द यूज़र्स है या एरिया वाइज। तो फिर मैं जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा वो मेरा क्या बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा? तो बेटा ये जो ऑपरेटिंग सेगमेंट का स्टैंडर्ड है ये बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडिशनल डिस्क्लोजर्स रिक्वायर करता है कि ऐसी कंपनीज जो एक से ज़्यादा लोकेशन से ऑपरेट कर रही हैं या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन में ऑपरेट कर रही है, जैसे ICI है, सोडा ऐश भी बना रही है, पेंट भी बना रही है, फार्मास्यूटिकल भी बनाई जा रही है, ठीक है जी, और केमिकल भी बनाई जा रही है। क्या ख्याल है? MCB बैंक पाकिस्तान में भी है, UAE में भी है, लंदन में ब्रांच खोल ली है, HBL पूरी दुनिया में है। तो क्या ख्याल है? उनको इन्फॉर्मेशन देनी नहीं चाहिए अपने यूज़र को ज्योग्राफिकल वाइज? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो IFRS 8 जो है वो इसको डील करता है। देन बेटा आपके पास जो नेक्स्ट एरिया है IAS 10। IAS एक आपका ईयर होता है, जैसे फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में 1 जुलाई से साल स्टार्ट होता है और 30 जून पे साल एंड हो जाता है, ऐसे ही है। और फिर आप पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ के आए हैं कि एक आपकी जो है वो ऑथराइजेशन डेट होती है जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करते हैं अपने यूज़र्स को। कितने डेज़ में पब्लिश करनी होती है इन्फॉर्मेशन? 120 डेज़। वेरी गुड। 120 डेज़ से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। उससे पहले आपने 21 दिन का नोटिस भी देना है कि नहीं देना? ले यहाँ 120 दिन पूरे हो रहे हैं, इससे 21 दिन पहले आ जाए, आपकी AGM होनी चाहिए। क्या ख्याल है? होनी चाहिए ना? इससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होनी चाहिए जिसमें वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेंगे? ऑथराइज करते हैं कि ठीक है ये इन्फॉर्मेशन क्या हो जाए? पब्लिश हो जाए। तो बेटा वो टाइम पीरियड ये किस किस डेट के दरमियान? और ऑथराइजेशन डेट। एनुअल जनरल मीटिंग नहीं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। एनुअल जनरल मीटिंग तो यहाँ हो रही है बेटा, 21 दिन का नोटिस आप यहाँ दे रहे हैं। इससे पहले क्या हुई है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है, इसमें आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करना है कि ठीक है ये पब्लिश कर दें। तो ईयर एंड और ऑथराइजेशन डेट के दरमियान जो टाइम पीरियड है इसके अंदर कोई इवेंट हो सकता है ना जी? आग लग सकती है। क्या ख्याल है? कोई डेटर डिफॉल्ट कर सकता है, डिविडेंड अनाउंस हो सकता है। तो इनको क्या कहते हैं? IAS 10 इन इवेंट्स को डील करता है, इसको कहते हैं इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। क्या वर्ड यूज़ किया? यानी यहाँ जो इवेंट्स होंगे आया वो मेरी इस डेट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कुछ इवेंट्स एडजस्टिंग होते हैं। कौन से इवेंट्स होते हैं? वो जो जाके मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करेंगे उनको क्या कहूँगा? एडजस्टिंग इवेंट्स।
और वो इवेंट्स जो हुए तो हैं बट मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट, उनको क्या कहूँगा? नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स कहूँगा। तो IAS 10 जो है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, यानी वो इवेंट्स जो रिपोर्टिंग डेट और ऑथराइजेशन डेट के दरमियान होते हैं उनको क्या कहते हैं? इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। IAS 10 जो है वो उन्हीं इवेंट्स को क्लासीफाई करेगा किसके अंदर? बोले एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग। थक गए हैं लगता है आप, लग रहा है आवाज़ पहले जितनी तेज़ कोई नहीं आ रही। हाँ जी, तो IAS 10 किसको डील करता है? इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। पढ़ने वाले बच्चे लग नहीं रहे हैं आप लोग। लेकिन जी आगे चलते हैं। अगला जो स्टैंडर्ड है वो IAS 37 है आपके कोर्स में, और इसके साथ ही IFRIC 1 भी है। ये एग्जामिनर के बड़े फेवरेट एरियाज हैं, यानी आप ये कह लेंगे हर एग्ज़ाम में ना इसके ऊपर 15 से 20 नंबर का सवाल आना ही आना है, और ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है। IAS 37 जो है वो डील करता है प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटीज़ एंड कंटीजेंट एसेट्स। ठीक है, लायबिलिटी की डेफिनेशन आती है आप लोगों को? क्या होती है लायबिलिटी? क्या होती है लायबिलिटी? जी भाईजान बताएं। ऑब्लिगेशन, वेरी गुड। ऑब्लिगेशन क्या होती है? जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्या होती है? जिससे फरार ना हो उसको कहते हैं ऑब्लिगेशन। यू हैव टू, करना पड़ेगा, वो होती है ऑब्लिगेशन। और जिसको अवॉइड कर सके वो ऑब्लिगेशन नहीं होते। दो से पैसे लिए हैं ना, नहीं भी वापस करेंगे, दोस्ती तो कायम रहेगी ना, तो ये तो ऑब्लिगेशन ना हुई ना। फिर ऑब्लिगेशन वो है जिससे जब आप परफॉर्म ना करें तो आपके तल्लकात ख़राब हो जाए। ठीक है, ऑब्लिगेशन बेटा जिम्मेदारी इसीलिए होती है कि जिससे फरार नहीं है ना। आप पढ़ने आते हैं, नहीं पढ़ते हैं, अवॉइड हो गया ना जी। ऑब्लिगेशन तो नहीं है ना, है बट नहीं पढ़ा तो क्या हुआ है? तो ऑब्लिगेशन क्या है? वेयर यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज टू अवॉइड, जहां आप बेटा एक्सक्यूज दे के ना अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसको ऑब्लिगेशन कहते हैं। बहरहाल डेफिनेशन आपकी कमज़ोर है। तो लायबिलिटी के अंदर 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। नंबर 1 इज़ प्रेजेंट, नंबर 2 ऑब्लिगेशन, नंबर 3 पास्ट इवेंट, नंबर 4 प्रोबेबल आउटफ्लो। ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो क्या बन जाती है? लायबिलिटी। तो ये स्टैंडर्ड जो है वो हमें प्रोविजन और लायबिलिटी में डिस्टिंक्शन बताता है। ठीक है जी, इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। IFRIC 1 IAS 16 पढ़ा था आप लोगों ने? एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, डी कमीशनिंग कॉस्ट पढ़ी, साइट रेस्टोरेशन एंड डी कमीशनिंग कॉस्ट क्या होती है? आफ्टर डिस्पोजल अगर साइट को रिस्टोर करना है, हाँ, ये साइट स्टोरिंग कॉस्ट ये हम लोग पीपी में ऐड करते हैं। पीपी में ऐड करते हैं, बिल्कुल सही है। तो जो IAS 16 है ना वो ये नहीं बताता कि अगर ये आपका जो एस्टीमेट है इसमें चेंज आ जाए तो क्या करेंगे। यानी आपने कहा था कि आखिर पे हमें 10,000 खर्चा करना पड़ेगा इस प्लांट को यहाँ से डिसमेंटल करने में और साइट को रिस्टोर करने में। अगर बाद में जाके ये 10,000 की बजाय 12,000 हो जाए फिर क्या करेंगे? 10,000 से कम हो गया 8,000 हो जाए फिर क्या करेंगे? और फिर आपने पढ़ा होगा कि ये तो प्रेजेंट वैल्यू लेके ऐड करते हैं ना, तो अगर डिस्काउंट रेट चेंज हो जाए तो फिर क्या करेंगे? आपने एसेट की यूज़फुल लाइफ डिटर्मिन की हुई है कि 10 साल बाद ये कॉस्ट इनकर करेंगे, अगर 10 की बजाय 15 हो जाए तो फिर क्या करेंगे? रीकैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। तो उस रीकैलकुलेशन को करते हुए आया वो जो चेंज आ रही है वो एसेट में ऐड करनी है या नहीं करनी है, ये हमें IFRIC 1 बताती है। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक जो हैं बेटा वो इकट्ठे हैं। ठीक है, और इनके ऊपर हर अटैम्प्ट में जो है वो 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं जी, जिससे आप डर रहे थे, IFRS 15 रेवेन्यू रिकग्निशन किस किसने पढ़ा हुआ है? आपने पढ़ा हुआ, बाकी ने नहीं पढ़ा हुआ। ओके ठीक है। IFRS 15 किसी भी बिजनेस में जो सबसे मटेरियल आइटम होती है वो उसकी इनकम होती है। क्या ख्याल है? बिजनेस किस लिए करते हैं?
शुक्र है, प्रॉफिट के लिए करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए नहीं करते हैं। किसके लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट किस चीज़ से निकलता है? सेल्स में से एक्सपेंसेस, यानी रेवेन्यू में से अगर एक्सपेंसेस लेस कर दिए जाएं तो उसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट। रेवेन्यू को अगर डिफाइन करें तो क्या होना चाहिए? रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या है? इनकम है। कहाँ से? सेल से। सेल क्या होती है? तो बेटा रेवेन्यू जो है बेटा उसको कहते हैं जो आपकी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी से जो इनकम आती है ना बेटा, उसको रेवेन्यू कहते हैं। यानी इस कॉलेज का काम क्या है? एजुकेशन सर्विसेज देना। और फर्ज करें इसने को पुराना एसी बेच दिया है तो दोनों को रेवेन्यू कहेंगे। किसको रेवेन्यू कहेंगे? एजुकेशन सर्विसेज को कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रेवेन्यू जो है वो क्या है? इनकम फ्रॉम प्रिंसिपल। बेटा प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी से जो इनकम अराइज होती है उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू। और किसी भी बिजनेस के लिए जो रेवेन्यू होता है ये सबसे ज़्यादा मटेरियल आइटम होती है। तो ये स्टैंडर्ड बताता है कि व्हेन टू रिकग्नाइज द रेवेन्यू, कब आप रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं, एट व्हाट अमाउंट यू कैन रिकग्नाइज द रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करना है और कितना रिकग्नाइज करना है। दिस इज कवर्ड इन IFRS 15। ठीक है, लें जी आगे चलते हैं। और अब आपके कोर्स का सबसे मुश्किल टॉपिक है और वो IAS 12 है, इनकम टैक्सेस। इनकम टैक्सेस। लेकिन जो आप इनकम टैक्स के पेपर में पढ़ते हैं ना वो होता है करंट टैक्स। क्या होता है? यहाँ जो टैक्स आता है उसको कहते हैं डिफर्ड टैक्स। यानी यहाँ करंट टैक्स की अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे और इसके साथ एक दूसरा टैक्स आता है उसको कहते हैं डिफर्ड। क्या वर्ड यूज करें? डिफर्ड। डिफर्ड का मतलब क्या होता है? डिफर्ड का मतलब क्या होता है? नहीं, डिफर्ड क्या होता है? डिले। आज मैंने पढ़ना डेफर कर दी है, क्या मतलब होता है इसका? डिले कर दी। रोज ये करते होंगे आप, आज मैंने पढ़ना डिफर कर दिया। तो डिफर्ड टैक्स इसलिए आता है बेटा कि आपने इनकम टैक्स का पेपर पढ़ लिया? किस किसने पढ़ लिया? अच्छा चले, मुझे बताएं कि इनकम टैक्स के रूल्स और अकाउंटिंग रूल्स सेम है? वेरी गुड, शुक्र है ये आपको पता चल गया। तो अगर सेम नहीं है तो उसकी वजह से क्या होता है? डिफरेंसेस आते हैं। और उससे क्या हो रहा होता है? आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट आपके टैक्सेबल प्रॉफिट से डिफर होकर जाता है। करता है कि नहीं करता? बेटा अकाउंटिंग प्रॉफिट को चेंज करेंगे ना, उसके अंदर क्या डिफरेंस होता क्या बीच में? टैक्स वाले कहते हैं हम नहीं ये इनकम मानते जो आपने अक्रूवल बेस पे रिकग्नाइज की हुई। वेरी गुड। आप जो डेप्शन चार्ज करते हैं वो अंडर IAS 16 यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू और इनकम टैक्स लॉ का हाँ वो कहते हैं 25% रिड्यूसिंग बैलेंस। फर्क आ गया ना? उससे क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? दोनों तरफ जा सकता है। मुझे ये बताएंगे जो कमी या ज्यादती हो रही है ये कभी खत्म नहीं होएगी जाके? यानी फर्ज करें एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक एसेट है 100 रुपये का है, आप उसके ऊपर 10% डेप्शन चार्ज कर रहे हैं स्टेट लाइन पे। टैक्स वाले कहते हैं 3 साल में क्लेम कर ले। तो क्या होगा? पहले 3 साल में आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट कम होगा। आखिरी 7 साल में क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो फिर क्या हो रहा है? डेफरमेंट नहीं हो रही? डेफर हो रहा है ना बेटा कि आपने आज कम टैक्स पे किया और फ्यूचर में जाके तो आया ये लॉजिकल होगा कि अगर मुझे फ्यूचर में जाके टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द करंट ईयर, तो मैं इस साल के इन डिफरेंसेस की वजह से जो मुझे फ्यूचर में ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है और आज मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट ओवर स्टेट हो रहा है और अगले सालों में जाके क्या होगा? सॉरी, टैक्सेबल प्रॉफिट अंडर स्टेट हो रहा है और अगले सालों में तो आया ये ऐसे ही जाना चाहिए। तो बेटा बेसिकली आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? मैचिंग। क्या कहते हैं? मैचिंग क्या होता है? जिस साल की इनकम है उसी साल में उसका एक्सपेंस चार्ज करो और जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल उसकी सेविंग रिकॉर्ड करो। अगर फ़र्ज़ करें जनाबे वाली ने डेप्शन चार्ज की है तो डेप्शन के ऊपर टैक्स सेविंग होएगी कि टैक्स चार्ज होगा? एक्सपेंसेस पे टैक्स सेव होता है बेटा और इनकम पे टैक्स।
और बेटा ये देखो, आप इनकम में से एक्सपेंसेस लेस करते हो तो प्रॉफिट आता है, यही आता है ना प्रॉफिट। तो मैं कह सकता हूँ ना कि इनकम पे टैक्स चार्ज हो रहा है और एक्सपेंसेस पे टैक्स सेव हो रहा है, क्योंकि मैं इस पे टैक्स दे रहा हूँ ना। जितने एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे क्या होगा, और टैक्स, तो फिर एक्सपेंसेस पे टैक्स सेव ही हो रहा है ना जनाब। तो मुझे बताएं, अगर टैक्स वाले आज ये एक्सपेंस आपको अलाउ ना करें और यही एक्सपेंस आपको कल जाके अलाउ कर दें, जैसे आपने टैक्स में पढ़ा होगा कि ग्रेजुटी जो है वो पेमेंट बेसिस पे अलाउड होगी, या WPPF जो है वो पेमेंट बेसिस पे अलाउड होगा। एक्सपेंस आपने कब रिकॉर्ड किया, आज, और अलाउ आपको कब होगा, फ्यूचर में। तो मुझे बताएं, एक्सपेंस आपने आज रिकॉर्ड किया कि ये फ्यूचर में रिकॉर्ड करेंगे। अब फ्यूचर में देखें, आज आपने क्या एंट्री पास की है, एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी अकाउंट, अगले साल में जाके क्या एंट्री पास करेंगे। यहाँ आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किए नहीं, यहाँ तो आपने पेमेंट रिकॉर्ड की, एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड किया था, अलाउ आपको कहाँ हो रहा है। तो इस एक्सपेंस की टैक्स सेविंग आगे नहीं चली गई, तो मैचिंग क्या कहता है। तो फिर मैं क्या कहूँगा कि मेरी जिस एक्सपेंस की टैक्स सेविंग डिले हो गई है उसको मैं डिफर्ड टैक्स के नाम से रिकॉर्ड कर लूँगा। किस नाम से रिकॉर्ड करूँगा, एक है करंट टैक्स जो आपने अपने प्रॉफिट पे दे दिया, प्रॉफिट निकालते हुए क्या करेंगे, इस एक्सपेंस को टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हुए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि आपको अलाउ कोई हाल नहीं ਤੁਹਾਡਾ वैसे टैक्स भी सही नहीं बढ़िया। तुझे देखो, टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हुए क्या करते हैं, वो एक्सपेंसेस जो आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट से लेस किए हैं बट वो आज आपको अलाउ नहीं होने, वो क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो टैक्सेबल प्रॉफिट में वो ऐड हो जाएंगे, लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट में तो लेस ही हुए हैं ना। तो मुझे बताएं, मैंने अपने शेयर होल्डर को अकाउंटिंग प्रॉफिट दिखाना होता है या टैक्सेबल प्रॉफिट दिखाना होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट दिखाना होता है। तो फिर मैं क्या कहूँगा कि मेरे एक्सपेंसेस जिनकी सेविंग डिले हो गई हैं या जो इनकम मेरी चार्जेस डिले हो गए हैं, उनका मैं क्या करूँगा, आज ही टैक्स रिकॉर्ड कर लूँगा, नॉट इन द नेम ऑफ करंट टैक्स बट इन द नेम ऑफ डिफर्ड टैक्स। बट बहरहाल इट्स ए वेरी टेक्निकल कॉन्सेप्ट, दोबारा पढ़ाएंगे डिटेल में इंशाल्लाह। ये बेटा हर अटैम्प्ट में आता है और बच्चों ने कसम उठाई हुई है कि हमने नहीं इसको समझना। हालांकि इंतहाई सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि मुझे अगर आज एक एक्सपेंस अलाउ नहीं हुआ, कब और अलाउ होगा, फ्यूचर में। तो एक्सपेंस मैंने रिकॉर्ड कब किया है, तो मुझे उसकी सेविंग रिकॉर्ड नहीं कर लेनी चाहिए आज ही, आल दो कि मुझे मिलनी कब है। तो अगर मैं आज वो सेविंग रिकॉर्ड नहीं करूँगा तो व्हाट विल हैपन, मेरा प्रॉफिट बेटा क्या होएगा, अंडरस्टेट हो जाएगा, क्योंकि मेरी सेविंग आगे चली गई है। बहरहाल आखिरी स्टैंडर्ड बेटा जो आपके कोर्स में है वो है IS 21। पाकिस्तान से बंदा एक्सपोर्ट करे तो पाक रुपये में इनवॉइस भेजता है कि डॉलर में, पाक रुपये को कौन जानता है भाईजान। और अगर आप बाहर से चीज़ें मंगवाएं तो किस करेंसी में मंगवाएंगे, डॉलर में। पाकिस्तान में किताबें किस करेंसी में बना रहे हैं, पाक रुपीज़ में। तो फिर जिस दिन एक्सपोर्ट की है क्या पैसे उसी दिन आ जाएंगे, 2-3 महीने बाद आएंगे ना। तो क्या एक्सचेंज रेट वही होएगा जो आज है, यानी फ़र्ज़ करें $100 की चीज़ें बाहर भेजी हैं, आज रेट 180 रुपये है और 3 महीने बाद पैसे आने हैं तो 200 हो गया। तो आज जब आपने किताबों में $100 को किस रेट से ट्रांसलेट किया भाई, अब ये तो नहीं हो सकता कि किताबें बाकी सारी ट्रांजैक्शन में पाक रुपीज़ में लिखूँ और इसको मैं डॉलर में लिख लूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या करूँगा, इस सेल को भी पाक रुपीज़ में ही लिखूँगा ना, लेकिन क्या करूँगा, ट्रांसलेट कर लूँगा 180 के हिसाब से। अब 3 महीने बाद पैसे आए हैं, डॉलर 200 का हो गया हुआ है, तो क्या उतने ही पैसे आएंगे, यानी फ़र्ज़ करें $100 है, 180 से मल्टीप्लाई की तो 18,000 रुपये बने हैं। 3 महीने बाद पैसे आए तो 200 का डॉलर हो गया था, कितने पैसे मिले हैं, 20,000। तो ये 18,000 और 20,000 आपस में रिकनसाइल तो नहीं हो रहे हैं, तो फिर 2,000 का क्या करेंगे, इसको कहते हैं एक्सचेंज डिफरेंस। क्या कहते हैं, तो बेटा जो IS 21 है ना, वो कहता है कि अगर खुदा ना खास्ता आपने अपनी करेंसी के अलावा किसी दूसरी करेंसी में ट्रांजैक्शन कर ली है तो क्या करेंगे, फिर
उसको रिकॉर्ड किस में करना है? अपनी करेंसी में। और फिर उसकी रिकग्निशन डेट और उसकी सेटलमेंट डेट के दरमियान क्या होगा? अगर एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, बढ़ गया या कम हो गया, तो आपको क्या आएगा? कोई एक्सचेंज गेन या, तो उसकी क्या अकाउंटिंग होनी चाहिए। ठीक है, इट्स ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस। दिमाग खुल गया कि नहीं? इट्स ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस। लेकिन घबराने की बात नहीं है, घबराना नहीं है। हाल आपका वही होगा जो पाकिस्तान का हुआ है। जो साहब कह रहे थे ना कि घबराना नहीं है, उन्होंने जो किया ना वही आपका हाल होना। देखें बेटा, इस सिलेबस को अगर सामने रखें तो इट्स ए वेरी टेक्निकल सिलेबस। और माशाल्लाह से जिस तरह से आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं उसके हिसाब से तो ये ना होने वाली गल्लां हुई हैं ना जी। लेकिन अगर आप आज से ही ये तहैया कर लें कि हमने साथ साथ पढ़ना है, इट्स नथिंग, कुछ नहीं है ये। ठीक है ना? सिर्फ एक काम करें बेटा, जो आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ी है ना, या आपने FAR 1 पढ़ा है, ठीक है जी, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप दोबारा से रिवाइज कर लें। कल की जो क्लास होगी ना उसमें हम आपको कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे। कल की क्लास में ना हम आपसे डिस्कस करेंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है ना? और अंदाज़ा लगाएंगे कि आप कहाँ खड़े हैं। ठीक है? और फिर उसके हिसाब से हम परसों स्टार्ट कर देंगे सिलेबस। ऐसे मुझे अंदाज़ा तो यही हुआ कि आप कहीं भी नहीं खड़े हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि बेटा आपके साथ हम एक वेवलेंथ बनाएं, क्योंकि पढ़ाने बेटा मैं आपको आया हूँ। मुझे तो अल्लाह का शुक्र आती है, मैंने 20-21 साल पहले क्वालिफाई कर लिया था। आपको पढ़ाने आए हैं तो बेटा आपने जब तक इंटरेस्ट शो नहीं करना तब तक नहीं हो सकता कुछ भी। क्लास में चुप करके बैठने से भी कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? वोकल हो जाए। ठीक है जी? अल्लाह ताला ने आपको, देखें, जो इंसान की सबसे बड़ी खूबी है वो क्या है? वो सोचता है और बयान भी कर सकता है। ठीक है ना? क्या ख्याल है? तो ये जो अल्लाह ताला ने आपको तकल्लुम दिया है इसका इजहार करें। ठीक है जी? चुप करके बैठने से कुछ नहीं होना। कोई बात नहीं अगर अकाउंटिंग पहले थोड़ी सी कमज़ोर है तो। ठीक है जी? अगर एफर्ट करेंगे तो समझ आ जाएगी। हाँ, ज़ाहिर है कि इस पेपर के अंदर मैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री तो नहीं पढ़ाने लगा, लेकिन स्टैंडर्ड आपको पढ़ा देंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी। ठीक है? तो कल जब तशरीफ़ लानी है तो एक दफ़ा आपने अपने प्रीवियस पेपर्स जो आपने पढ़े हैं ना उनको ज़रा थोड़ा सा आपने, पर्टिकुलरली जो फ्रेमवर्क आपने पढ़ा है, IS 1 पढ़ा है आपने, ठीक है ना, उसको ज़रा बेटा आपने देख के आना है। IS 1 यहाँ भी है, हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है ना? दोबारा पढ़ाएंगे। बुक ICAP की जी, बाकी मैं आपको नोट्स दे दूंगा साथ साथ। बुक आप ICAP की, और कोई बुक नहीं है। लें जी, ठीक है जी, फिर थैंक यू जी।